जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसको डिलीवर करने से पहले हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि जो है वो प्रॉपरली जो है एंड यूजर को जाए डिलीवर, उसके अंदर कोई बग, कोई एरर, कोई प्रॉब्लम वगैरह ना रह जाए। तो टेस्टिंग होती है डिलीवरिंग से पहले, टेस्ट इट एंड देन टेस्ट इट अगेन, दैट्स द अनअवॉइडेबल रूल। ठीक है, कि एक बार टेस्ट करें, फिर टेस्ट करें और टेस्टिंग करते रहें। ऐसा होता है कि हम लोग डेवलपमेंट के दौरान हर एक फेज के ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो वहीं पे सॉल्व हो जाए और वो नेक्स्ट फेज के अंदर वो वाली प्रॉब्लम ना आ जाए। इस वजह से हम साथ साथ टेस्टिंग करते रहते हैं, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, एट द एंड फिर हम लोग उनको कंबाइन करके जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की टेस्टिंग बताई गई है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा और बीटा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अल्फा कौन सी टेस्टिंग होती है? जो कि डेवलपर साइड पे होती है, ठीक है, डेवलपमेंट टाइम पे होती है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे होती है। मीन्स जब वो डेवलप हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ उसकी जो है वो टेस्टिंग कर दी जाती है या एट द एंड उसकी टेस्टिंग कर दी जाती है। बीटा टेस्टिंग कौन सी होती है? जो कि डिलीवर करने के बाद कस्टमर साइड पे ये होती है, ठीक है। कस्टमर वो आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया है उसको कुछ टाइम के लिए यूज करता है और वो जो है उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है तो वो फिर डेवलपमेंट टीम को बताता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, उसको फिर मेंटेन कर दिया जाता है और ठीक कर दिया जाता है। Alpha releases are typically circulated among a select group of more internet users for testing. Beta releases are sent to a wider but still selected audience with the understanding that the software may contain errors or bugs. अब यहाँ पे अल्फा कौन सी हमने कहा है? अल्फा जो है वो डेवलपर साइड पे होती है, ठीक है। ये भी जो है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टीम मेंबर्स होते हैं जिनको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक मॉक टेस्टिंग के तौर पे करते हैं कि ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जबकि बीटा जो है ये भी वाइडर रेंज होती है, मीन थोड़े ज्यादा लोग होते हैं टेस्टर, क्योंकि कस्टमर साइड पे दे दी जाती है, ज्यादा लोग इसको चला के चेक करते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट है या उसको यूज करके करते हैं। लेकिन वो जो वाइडर रेंज होती है वो भी जो है एक सिलेक्टेड ग्रुप है, ये नहीं है कि ओवरऑल पब्लिक दे दिया है, बल्कि कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको दिया जाता है चेक करने के लिए, जिन्हें जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से ये काम कर रहा है प्रोडक्ट, इसके अंदर जो है ये वाले बग्स हैं, इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। Beta testers should include a detailed description of hardware, software configuration, and step-by-step recounting of the problem so that you can recreate it. अब बीटा टेस्टर जो है, अब उनको टेस्टिंग करने के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चाह रहा है, कौन सा जो ओएस वर्जन चाह रहा है, क्या चाह रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड किया जाता है किस तरह से काम कर रहा है, तभी वो उसको अंडरस्टैंड करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। फुली टेस्ट योर प्रोजेक्ट ऑन एज मैनी प्लेटफॉर्म एज पॉसिबल। अब वो कहते हैं कि अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो है जितने ज्यादा हो सके उतने प्रोजेक्ट उतने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उनको टेस्ट करें। जैसे हम कहते हैं कि ये हमने कोई एक ऐप बनाई है, इसको आप विंडो के जो है डिफरेंट वर्जन के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लें। विंडो 7 पे भी जा रही है, 8 पे भी जा रही है, ठीक है, या फिर लाइनक्स पे जा रही है, मैक पे जा रही है, ताकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी जो कंपैटिबिलिटी चेक की जाए कि सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अब प्रिपेयरिंग फॉर डिलीवरी। अब जो हमने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। If you completed multimedia project will be delivered to consumer or a client who will install the project on many computers. You may need to provide a single program that act as a, यहाँ पे देखें ये डैश डाली हुई है, ठीक है, ब्लैंक दी हुई है, which is not a trivial task। और इस ब्लैंक के ऊपर क्या आना है? एंड इंस्टॉलेशन रूटीन। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया अपने कस्टमर को। अब ऐसा नहीं है कि आपके क्लाइंट या कस्टमर ने उस ऐप की कॉपी जो है वो डिफरेंट मशीन के ऊपर जो है इंस्टॉल करनी है। मीन्स उसने कोई लैब के लिए छोटा सा ऐप बनवाया और लैब के अंदर 50 पीसी है और उन 50 के ऊपर उसने जो है वो उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप ये नहीं उसको 50 कॉपीज देंगे, आप उसको एक ही कॉपी देंगे उस प्रोजेक्ट की, डिलीवर करेंगे और वो उसी एक कॉपी, वो जो एक कॉपी है इंस्टॉलेशन रूटीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि ये इंस्टॉलेशन रूटीन है, वो एक ही देंगे और वही उसको जो है हर एक कंप्यूटर या पीसी के ऊपर उसको इंस्टॉल करेगा। हर एक के लिए डिफरेंट देना जरूरी नहीं है।
It is important to provide well-written documentation about the installation process so that user have a clear step-by-step procedure to follow. ठीक है, जब आप दें प्रोडक्ट डिलीवर करें उसके साथ जो है फुल वेल रिटन डॉक्यूमेंटेशन साथ में लाजमी दे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो प्रॉपरली प्रोसीजर लिखा होगा, स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, इसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर कौन सा रिक्वायर्ड है, ठीक है। उससे फिर क्या है कि यूजर को जो है उसको इंस्टॉल करना इजी होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इट इज क्रिटिकल दैट यू इंक्लूड अप्रोप्रिएट वार्निंग इन योर इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ अप्रोप्रिएट वार्निंग कह लें या फिर कुछ जो है क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन कह लें, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे ये मस्ट हैव एटलीस्ट 1 GB ऑफ रैम, जैसे लिखा होता है अक्सर हम प्रोडक्ट्स के साथ, इसके लिए जो है इतनी रैम चाहिए हमें, इसके लिए क्विक टाइम इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है। वो वर्जन करेंगे तो तभी वो जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स को फॉलो वो हैंडल कर सकेगा। 3 MB अवेलेबल डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। और डिसेबल आल स्क्रीन सेवर बिफोर रनिंग इसको जो रन करने से पहले बाकी जो बैकएंड स्क्रीन सेवर है उन सबको डिसेबल करना चाहिए। तो मैं इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी साथ में ऐड कर सकती हूँ। The clearer and more detailed your installation instruction are, the fewer frustrated user queries will you will receive. ये जितना क्लियर और डिटेल में आपने पहले से साथ में बता दिया गया होगा, उतना ही आपका यूजर कम फ्रस्ट्रेट होगा और उतनी कम क्यूरीज आपके पास आएंगी। अगर जो आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया हर एक स्टेप, तो यूजर जो है वो उतनी ज़्यादा आपसे क्यूरीज करेगा बाद में, तो डेवलपमेंट से ज़्यादा टाइम भी उसकी मेंटेनेंस के लिए लग जाता है। आगे फाइल आर्काइव्स। फाइल आर्काइव्स, आर्काइव्स क्या होती हैं, जब हम फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, उनका साइज जो है वो रिड्यूस करने के लिए। व्हाट इज आर्काइव? One or more of the files in your project can be compressed or packed into a single file called an archive. ठीक है, जब एक से ज्यादा फाइल हम अपने प्रोजेक्ट की उनको कंप्रेस कर देते हैं या पैक कर देते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, आर्काइव। When that archive is then decomposed or the file are expanded or extracted, each file in the archive is reconstituted. ठीक है, हम उनको कंप्रेस करते हैं, आर्काइव करते हैं, जब हम उनको डीकम्प्रेस करते हैं फिर वो जो कंप्रेस हुई होती थी उनको दोबारा से एक्सपेंड कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उनको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। मोस्टली हम लोग 7-zip, WinZip और रेयर जो है ये वाले यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे दिए गए जो यूज कर रहे हैं, विंडोज के लिए, मैकिन्टॉश के लिए, लाइनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए। Self-extracting archives are useful for delivering project in compressed form. अच्छा, अब यहाँ पे सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव्स कौन से होते हैं, आप लोग कुछ आ रहा है माइंड में? आर्काइव्स तो वही होते हैं जो मैंने आपको बताया कंप्रेस फाइल हो जाती है। सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव्स कुछ है माइंड में इससे रिलेटेड? कुछ कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं और वो खुद से एक बार से वो चलनी स्टार्ट हो जाती है, वो खुद से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनके अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने मैक के लिए कहा है जो फाइल नेम एक्सटेंशन वो .c के नाम से होती है, और विंडोज के लिए जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं .exe के नेम से होती है। ठीक है, ये आप लोग सबने देखा होगा। डिलीवरिंग ऑन CD-ROM। अच्छा, अब डिलीवर करना है प्रोजेक्ट तो उसको किस किस फॉर्म के अंदर देना है ये देख रहे हैं। एक तो हमने कहा डिलीवर करने के लिए हम आर्काइव कर लेते हैं अपनी फाइल्स को, उनको डिलीवर करना है CD-ROM के ऊपर। द मेजॉरिटी ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स सोल्ड इनटू रिटेल एंड बिजनेस चैनल्स आर डिलीवर्ड ऑन CD-ROM और DVD। ठीक है, मोस्टली हम लोग देखते हैं हमने कोई ऐप लेनी है या फिर कोई वीडियो लेनी है या कुछ भी लेना है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट, तो हम मोस्टली जो है CD और DVDs जो है उनको जाकर परचेज कर लेते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब CD टेक्नोलॉजी क्या है? CDR, compact disc recordable, is an excellent method for distributing multimedia
project. CDR writer and blank CDR disk are an inexpensive way to distribute the multimedia product. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये सीडीज जो है हमें विद इन 100 रुपीज मिल जाती है, तो ये सबसे जो है वो इनएक्सपेंसिव वे है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को डिलीवर करने के लिए या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए. For short run of a product, it is cheaper to burn your work onto CDRs and custom label them with your own printer. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वो सीडीज लेते हैं, उनके ऊपर जो अपना जो भी प्रोजेक्ट उसको बर्न कर लेते हैं, मीन्स उसके ऊपर राइट अप कर लेते हैं, उसके बाद उसको कोई लेबल दे देते हैं. सीडी स्टैंडर्ड्स. अब सीडी बनी है तो सीडी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है. इन 1979 Philips and Sony together launched a CD technology as a digital method of delivering sound and music audio to consumer. अब 1979 के अंदर क्या हुआ, फिलिप्स और सोनी इन दोनों कंपनीज ने मिलके जो है वो एक सीडी स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च किया. अब वो कौन सा था, उसका नाम था रेड बुक स्टैंडर्ड. रेड बुक स्टैंडर्ड उसको जो है उसकी डॉक्यूमेंट की जो जैकेट थी उसकी वजह से कहा जाता था, लेकिन उसका एक्चुअल जो नेम था वो कम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो स्टैंडर्ड भी कहा जाता था. ठीक है, अब इन दोनों कंपनीज ने मिलकर 1979 के अंदर ये एक रेड बुक स्टैंडर्ड जो है ये किया, जो कि सीडी का एक स्टैंडर्ड है. ठीक है, अब ये रेड के अलावा और भी डिफरेंट कलर नेम से जो है बाद में आती है कि इनकी मॉडिफिकेशन होती गई. अब रेड बुक स्टैंडर्ड डिफाइन द सीडी ऑडियो फॉर्मेट. उसके अंदर कौन कौन से आ गए हैं, एक येलो बुक आ गई है सीडी स्टैंडर्ड सीडी रोम के लिए, ग्रीन बुक आ गई है जो सीडी इंटरेक्टिव के लिए, ऑरेंज बुक आ गई है जो कि वॉर्म है, राइट वन रीड ओनली. ठीक है, जिसके ऊपर एक दफा लिख लेते हैं और वो फिर जो है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, दोबारा से हम उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते. ठीक है, मीन्स इरेज नहीं कर सकते. वाइट बुक है फॉर वीडियो सीडीज. ठीक है, वीडियोज के लिए वाइट बुक. तो ये इसके बाद जो डिफरेंट नेम जो है वो आते गए. ये रेड बुक का ये. अच्छा, अब a hybrid format places both Macintosh file and PC files on the same CD with both PC and Macintosh executable programs. अब वो कहते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट. हाइब्रिड फॉर्मेट्स कौन से होंगे, हाइब्रिड क्या होता है, कोई नहीं पता. हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन मोर देन वन और टू थिंग्स. ठीक है, मीन्स यहाँ पे वो कह रहे हैं हाइब्रिड फॉर्मेट होगा, यहाँ पे एक ही सीडी के ऊपर आप मैकिन्टोश के लिए भी फाइल रख सकते हैं और पीसी के लिए भी फाइल रख सकते हैं. क्योंकि मैकिन्टोश की जो है एक्सटेंशन change.c थी और फाइल के लिए .exe था, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड हम दोनों को ही रख सकते हैं. ठीक है, The ISO 9660 standard is the most widely used digital data फाइल फॉर्मेट फॉर द सीडीज. ठीक है, फिर ये एक और स्टैंडर्ड है ISO 9660 जिसने जो है सीडीज के लिए फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्डाइज किया था डिजिटल डाटा के लिए. अब डीवीडी की बात आ गई. ठीक है, सीडी और डीवीडी पे हम लोग पहले भी एक किसी चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर मेड विद द मल्टी लेयर हाई डेंसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस that provide the 4.7 GB of storage. ठीक है, एक तो इसकी स्टोरेज के अंदर डिफरेंस हो गया कि सीडी से ज्यादा जो है डीवीडी का स्टोरेज होता है, और दूसरी आप ही क्लास ही मुझे किसी ने आंसर दिया था कि इसके ऊपर मल्टी लेयर्स होती हैं और लेयर्स के ऊपर जितना डाटा सेव हो रहा होता है उसका कलर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही है. यस मैम. ठीक है, तो ये डीवीडी जो है वो ज्यादा स्टोरेज के लिए ज्यादा बेटर होती है हमारे पास. अब ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नेम दे दिए, डीवीडी आर है, डीवीडी आर डब्ल्यू है, इनको आगे पढ़ लेते हैं. द आर एंड आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल. ठीक है, आर मीन्स रिकॉर्डेबल और आर डब्ल्यू जो है वो रीराइटेबल. रिकॉर्डेबल होगा जिसके अंदर हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, और आर डब्ल्यू रीराइटेबल मीन्स उसके अंदर एक दफा राइट करके उसको रिमूव करके दोबारा हम उस सीडी के ऊपर राइट कर सकते हैं. ठीक है, DVD RAM has better recording feature but require more specialized playback hardware. अब DVD RAM जो है ये भी एक टाइप है DVD की, ये वो कहते हैं कि R और RW से ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसके लिए क्या है
इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रन करने के लिए स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होगा, ठीक है। बाकी हमारी सीडीज डीवीडीज तो आम हर एक प्लेयर में चल जाती है, लेकिन डीवीडी रैम के लिए जो है वो स्पेसिफिक प्लेबैक प्लेयर चाहिए होगा। डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर और डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू are similar and can be played back on the most DVD players and drive, ठीक है। तो कहते हैं ये तकरीबन एक जैसी है, बस इसके अंदर है कोई रिकॉर्डेबल है, कोई रीडेबल है, कोई जो है वंस राइट एंड मोर रीडेबल है, ठीक है। इस तरह से हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स इनके, बाकी ये एक ही तरह की है। रैपिंग इट अप, पैकिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन मार्केटिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो पैकिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, कि ज़्यादातर दुनिया जो है उसकी पैकिंग को देख के इंटरेक्ट होती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आती है उस चीज़ को बाय करने के लिए। ऑल द यूजर ऑफर equate quality with the large boxes, high caliber artwork and fancy packaging. The current trend in software packaging is towards simplification, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले जो है ज्यादातर यूजर क्या करते थे, बड़ा फैंसी टाइप का कवर हो, बड़ा कैलिबर आर्ट वर्क उसके ऊपर हुआ हो, लार्ज सा बॉक्स हो, आपको पता चले आप कोई चीज लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल बड़ी सिंपल रैपिंग चल रही है, बिल्कुल सिंपल से आपके सीडी कवर्स होते हैं, इस तरह का होता है, कोई उसके ऊपर कैलिबर आर्ट वर्क वगैरह जो नहीं डाला जाता या कोई भी फैंसी चीज नहीं होती, ठीक है। तो आजकल ज्यादा चीजें जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रही है। जितनी अच्छी चीज होती है वो उतनी सिंपल होती है, जितनी हैवी फैंसी टाइप होती है उतनी डल चीज होती है। Delivering multimedia project built for the World Wide Web can be as simple as renaming a directory, transferring a group of files to a web server, ठीक है। वो कहते हैं कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड वेब मींस इंटरनेट के ऊपर जो है वो पब्लिश करना बहुत ही आसान है, सिंपल, जैसे आप एक फोल्डर या डायरेक्टरी को रीनेम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये, ठीक है। जस्ट आपके एक क्लिक के ऊपर जो है हम इसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, ब्राउज करना होता है, उसको सिलेक्ट करके करना होता है, तो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। होस्टिंग योर ऑन सर्वर फॉर डिलीवरिंग योर प्रोजेक्ट मींस टैकलिंग अ वैरायटी ऑफ इश्यूज इंक्लूड सिक्योरिटी, सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेस, ठीक है। अगर आप अपना सर्वर रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, तो उसके लिए और बहुत सी चीजें जिन्हें आप कंसीडर करेंगे, मीन्स आप पूरे के पूरे सर्वर को सिक्योर देखना, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी देखना, सर्वर साइड की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, उसका पूरा सेटअप, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एक्सेस, इन सब चीज़ों को जो है वो साथ में हैंडल किया जाता है। ये आपका चैप्टर